दोस्तों, विश्व इतिहास में अब तक केवल एक बार ही ऐसा मौका आया है जब एटम बम किसी देश ने किसी और देश पर छोड़ा हो। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फोड़ा था, जिसमें जान माल का बड़ा नुकसान हुआ और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक और एटम बम की बात हो रही थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये लगातार कह रहे थे कि वो भारत की राजनीति में एक एटम बम छोड़ने वाले हैं और इस एटम बम के बाद निर्वाचन आयोग की वोटों की चोरी सबके सामने आ जाएगी। तो 6 अगस्त यानी आज के ही दिन राहुल गांधी ने ये एटम बम छोड़ दिया। अब चूँकि एटम बम इस दुनिया के लिए एक बहुत ही विध्वंसक और बड़ी घटना है, इसलिए कांग्रेस के चाटुकारों और कुछ दलाल पत्रकारों की ये इच्छा थी कि इस एटम बम के बाद केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल इस्तीफ़ा दे देगा और राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया जाएगा कि अब आप प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ाइए। यही नहीं, कांग्रेस के चाटुकारों की ये भी आशा थी कि बीजेपी अपने कई राज्यों में अपनी सरकारों से कहेगी कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित कीजिए कि वो अब सरकारें बना लें। जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा इस्तीफ़ा दे देते और गहलोत जी को आमंत्रित किया जाता कि अब आप सीएम बन जाइए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी इस्तीफ़ा दे देते और कमलनाथ जी को सीएम बना दिया जाता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफ़ा दे देते और अजय राय को यूपी का सीएम बना दिया जाता। ये कांग्रेस की और उनके कुछ लोगों की गलतफहमी थी कि ऐसा हो जाएगा इस एटम बम को फोड़ने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है और ऐसा होने की संभावना भी बहुत कम लग रही है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को एक गलतफहमी ये है कि ये मुग़ल काल चल रहा है और राहुल गांधी बादशाह हुमायूं के एकमात्र वारिस हैं बादशाह अकबर की तरह, और उन्हें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चुनाव के सीधे इस देश का राजा या इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ये मुग़ल काल चल नहीं रहा है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ प्रधानमंत्री वो ही बनेगा जिसे जनता वोट देगी, और कांग्रेस लगातार 3 बार वोट नहीं पा रही है, इसलिए केंद्र में सत्ता से बाहर है। और यही बौखलाहट है कि कांग्रेस के नेता अब आएँ बाएँ साएँ कुछ भी बकवास करते जा रहे हैं। चलिए खैर, हम लोग अब बात कर लेते हैं इस एटम बम की। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक खुलासा किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा सीट में लगभग 1,250,000 वोटों की चोरी की गई। उनका कहना ये था कि इस 1,250,000 वोटों में से 11,965 वोट ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे, यानी कि 2 जगह पर बने हुए थे। 40,009 वोट ऐसे थे जो कि फेक थे या इनवैलिड एड्रेस वाले वोट थे। आगे उन्होंने बताया 10,452 वोट ऐसे थे जो बल्क वोटिंग की ओर इशारा करते हैं, यानी कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड था। आगे 4,132 वोट ऐसे थे जिनमें या तो फ़ोटो नहीं लगी थी या उनकी फ़ोटो बहुत ही अस्पष्ट थी, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म 6 के मिसयूज के आधार पर 33,692 वोटों को फर्जी बता दिया। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि बेंगलोर सेंट्रल पर लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़े, इनमें से 1,250,000 वोट फर्जी थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत हो गई। तो ये उनका आरोप था। अब पहले हम लोग कदम दर कदम इन आरोपों का विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ने जो मतदाता सूची पेश की है और उन्होंने बताया कि ये मतदाता सूची है, इसमें ये फेक वोट है, ये फर्जी एड्रेस वाले हैं या ये ऐसे वोट हैं जिनका दोहराव हुआ है। इस मतदाता सूची की क्या प्रामाणिकता है? हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ये मतदाता सूची अपने घर में ही प्रिंट की हो। ये मतदाता सूची की क्या
क्या ये निर्वाचन आयोग से मिली हुई रजिस्टर्ड मतदाता सूची है या ये कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर में बनाई है? पहला तो सवाल यही है कि आप यूं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बता देंगे कि ये लीजिए मतदाता सूची, ये लीजिए सबूत, ये लीजिए गवाह, तो ऐसे तो माना नहीं जाएगा। पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये है कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर चुनाव किए गए थे। तो अब सवाल ये है कि ये चुनाव हुए थे 2024 में और अब ये समय चल रहा है 2025 का अगस्त का महीना, और इन चुनावों को 1 साल 3 महीने गुजर चुके हैं। तो जब 2024 में चुनावों के पहले ये मतदाता सूची कांग्रेस के नेताओं को सौंपी गई थी, वहाँ के जो पोलिंग एजेंट थे उनको दी गई थी, तो उन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा था या उनकी आंखें खराब थी। तब उनको ये बात दिखाई नहीं पड़ी कि हाँ इन मतदाताओं की फ़ोटो नहीं सही लगी है या इन मतदाताओं के एड्रेस सेम है, एक ही एड्रेस पे बहुत सारे मतदाता रजिस्टर्ड हैं, या फिर किसी के पिताजी के नाम ABCDEFG ऐसे लिखा हुआ है जैसा कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे। तो ये जो बात वो उजागर कर रहे हैं, ये 2024 में मतदाता सूची जब उनके पास आई तब उनको दिखाई नहीं दिया क्या? दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ नियम के बारे में बता दूं कि जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव होता है तो हर पोलिंग बूथ जहाँ पर मतदाता वोट देने जाता है वहाँ हर पार्टी का एक नॉमिनेटेड पोलिंग एजेंट होता है जिसे बोलते हैं BLA। तो उस पोलिंग एजेंट को उस बूथ पर जितने भी वोट पड़ने हैं उसकी एक सूची दी जाती है। ये सभी पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है कि इतने मतदाताओं को इस पोलिंग बूथ पर वोट डालना है, ये लिस्ट सबको दी जाती है। तो क्या जब 2024 में ये लिस्ट दी गई थी कांग्रेस के एजेंट को तो उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, तब उनको ये बातें नहीं दिखाई पड़ी? आज 1 साल 3 महीने बाद उनको पता पड़ा, अच्छा हाँ इसमें तो फ़ोटो नहीं लगी थी, इनके तो पिताजी का नाम गड़बड़ था, यहाँ पर तो एक एड्रेस पे ज़्यादा मतदाता है। ये 1 साल 3 महीने बाद ही उनको दिखाई पड़ रहा है। ये कोई छुपी बात तो थी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद मतदाता सूची जारी की गई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चुनाव हुए थे वो इसी मतदाता सूची पर ही हुए थे। पर चलिए हम यहाँ ये भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि उस समय कांग्रेस के एजेंट्स ने चश्मा नहीं पहन रखा था तो वो देख नहीं पाए और अब उनको दिखाई पड़ा है। तो अब ज़रा आगे इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों हम ज़रा इस सबूत का या इस एटम बम का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों बेंगलुरु सेंट्रल जहाँ की लोकसभा सीट की यहाँ बात हो रही है, वहाँ पर बीजेपी के PC मोहन चुनाव जीते हैं, जिनका नाम सही से दर्ज नहीं किया गया या जिनके नाम का दोहराव हो गया, या ऐसे लोग जिनका फॉर्म गलत तरीके से भर दिया गया, ऐसे ही वो लोग होते हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं और अल्टीमेटली जो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन हो जाता है। दोस्तों न तो ये कोई नई बात है और न ही ये कोई एटम बम जैसी विस्फोटक बात है, ये बहुत आम बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस शहर में रहता है उस शहर में किराए पे मकान रहने वाले लोग अपना एड्रेस चेंज करते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो नए एड्रेस पे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन पुराना एड्रेस का नाम नहीं कटा होता है। तो ये संभव है कि एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम दर्ज हो, लेकिन जब वही व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वोट डालने के बाद उसके अंगूठे पर एक निशान लगाया जाता है, जिससे ये पहचान होता है कि ये व्यक्ति दोबारा वोट देने ना जा पाए। इसी तरह से चुनाव में करोड़ों लोगों की मतदाता सूची तैयार की जाती है, उसमें किसी का नाम फर्जी आ जाना ये बहुत सामान्य बात है, ये बहुत साधारण बात है। आप इस देश के सभी पोलिंग बूथ की मतदाता सूची उठा लीजिए, ये बात पक्की है कि किसी भी मतदाता सूची में ऐसा नहीं मिलेगा जहां छोटी मोटी गड़बड़ियां ना हो, और ये गड़बड़ियां इंटेंशनल नहीं होती हैं, ये हमारी प्रक्रिया में ही ऐसी त्रुटि है, ये जो प्रोसेसिंग है उसकी वजह से ये छोटी मोटी गड़बड़ियां होती रहती हैं। पर इसके आधार पर ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि वोट की चोरी हो रही है
ये निर्वाचन आयोग और बीजेपी की मिली भगत है, ये सब फर्जी कहानियां हैं। राहुल गांधी के पास इस बात का क्या प्रूफ है कि उन्होंने जिन 1,250,000 लोगों की बात की है, इन लोगों ने वोट दिया था? तो ये नहीं कहा जा सकता ये 1,00,000 लोगों ने वोट दिया था, ये सरासर फर्जी बात है। तो ये रहा कांग्रेस का एटम बम। लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग ने भी अपना जवाब दिया है। अब निर्वाचन आयोग ने अपना क्या जवाब दिया है? इन्होंने कहा है, इफ़ श्री राहुल गांधी बिलीव्स व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू देन ही शुड साइन द डिक्लेरेशन एज पर रूल 23B and registration of election rules 1960 and submit the same CEO of Maharashtra by today evening itself so that necessary proceedings can be initiated। यानी निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सच हैं, तो उन्हें रूल 23B के तहत डिक्लेरेशन साइन करके शिकायत करनी चाहिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा रेगुलेशन इलेक्शन रूल 23B है, इसमें ये प्रावधान है कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आपके आरोप गलत और निराधार पाए गए तो आपके ऊपर पनिशेबल एक्शन हो सकता है, यानी सज़ा का प्रावधान है। ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ। और आगे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है, if Shri Rahul Gandhi does not believe in what he is saying, then he should stop arriving as abused conclusion and misleading the citizens of India। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश की जनता को मिसलीड नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर राहुल गांधी को सच में ये लगता है उनके सबूत पक्के हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे थे, उनके पास ठोस और कंक्रीट सबूत हैं, तो उन्हें ये डिक्लेरेशन साइन करके कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि हमें उम्मीद है। अब यहाँ यही सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी को लग रहा है चुनाव में धांधली हो रही है और वो ये भी दावा कर रहे हैं उनके पास सबूत कंक्रीट और ठोस हैं, तो मीडिया में भोंपू बजाने से क्या हासिल होगा? मीडिया में भोंपू बजाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इन्हें करना ये चाहिए कि ये लिखित रूप से निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर निर्वाचन आयोग के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो यही कंक्रीट सबूत या उनके शब्दों में एटम बम को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके फोड़ दें, ताकि जज देख लें कि ये कंक्रीट सबूत क्या है और तब इस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर ये मीडिया में ही चिल्लाते रहेंगे तो इसका कोई भी आधार नहीं है, ये महज एक राजनीतिक स्टंट है। इससे ज़्यादा इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, ये है बिहार में FIR का मुद्दा। दरअसल निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों के लिए गहन मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है। यानी कि निर्वाचन आयोग जो भी फर्जी वोटर्स हैं इनको लिस्ट से, मतदाता सूची से बाहर करना चाह रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं, तो इस बात से वो वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और बिहार में जब SIR के जरिए निर्वाचन आयोग फर्जी नामों को हटा रहा है तो वो कह रहे हैं यहाँ वोटों की चोरी हो रही है। यानी कि आप फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने भी नहीं देंगे और नहीं हटाया जाए तो आप चुनाव हारने के बाद ये दावा भी करेंगे कि ये तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। तो ये इनका ड्यूअल स्टैंडर्ड सबके सामने है। अब बिहार के SIR की बात कर लें तो निर्वाचन आयोग ने यहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए 65.64 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। यानी निर्वाचन आयोग ये मानता है कि ये 65.64 लाख लोग ऐसे हैं, या तो इनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई है या फिर वो बिहार को छोड़कर किसी और राज्य में स्थानांतरित हो चुके हैं, या फिर उनका नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में है, इसलिए 65.64 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है। और इन मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त को अपना ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और सभी चुनाव में भागीदारों को ये कहा गया है
कि अगर उनको लगता है इस सूची में कुछ गड़बड़ी है तो वो इसमें 1 महीने के भीतर यानी 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जिनके नाम शामिल नहीं हुए हैं उनके नाम शामिल करवा सकते हैं या जिनका नाम फर्जी तरीके से शामिल हो गया है उनके नाम हटवा सकते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में भी सभी पोलिंग बूथ पर मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और सभी जो एजेंट हैं सब पार्टियों के उनके पास ये मतदाता सूची पहुंच गई है। जैसे कांग्रेस पार्टी के बिहार में 17,549 पोलिंग एजेंट हैं जिनके पास ये मतदाता सूची है। इसी तरह से राजद की अगर बात की जाए तो राजद के भी 47,506 पोलिंग एजेंट हैं जिनके पास ये सूची गई है और अगर इनके कार्यकर्ता या पोलिंग एजेंट चाहें तो उस सूची को लें और अपने क्षेत्र में जिन भी लोगों का नाम उन्हें लगता है काटा गया है उनके नाम शामिल करवाएं और जिनका नाम एक्स्ट्रा शामिल हो गया उनका नाम हटवा दें। पर आश्चर्य की बात है 1 अगस्त से लेकर आज 6 अगस्त तक किसी भी पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने निर्वाचन आयोग को एक भी शिकायत नहीं सौंपी है कि ये फर्जी नाम जुड़ा है या इनका नाम हटा दिया गया है। दोस्तों इस ड्राफ्ट सूची में नाम काटने की शिकायत अब तक एक बार भी नहीं की गई है 7 दिनों में। और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि इनका नाम XYZ लिख दिया गया है, इनके ये हिंदू नाम है, इनके पिताजी का नाम मुस्लिम कैसे है, ये ऐसा है वैसा है, सारे आरोप ये मीडिया में लगा रहे हैं। लेकिन जहां पर कार्रवाई की जानी है वहां पर एक भी लिखित शिकायत इन 6 दिनों के भीतर न तो कांग्रेस के किसी नेता ने की है, अब तो वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न आम आदमी पार्टी ने कोई शिकायत की है, न राजद ने की है और किसी भी दल ने एक भी शिकायत नहीं की है। और जब इन्हीं वोटर लिस्ट पर चुनाव हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, तब ये लोग आरोप लगाएंगे कि वोटों की चोरी हो गई। जब मौका होता है तब ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब मौका हाथ से निकल जाता है, जब वो टाइम खत्म हो जाता है, तब ये 1 साल 2 साल बाद आरोप लगाते हैं कि वोटों की चोरी हो गई। ये इनका ड्यूअल स्टैंडर्ड है। अब जरा हम लोग एक बात ये भी देखते हैं कि अगर इनको लगता है कि सबूतों को कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, शिकायत निर्वाचन आयोग में के सामने रखने की जरूरत नहीं है, केवल जनता में मीडिया में हवाबाजी करके ही काम चल सकता है, तो अभी कुछ ही दिन पहले एक और इंसिडेंट था। वो था रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ। दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मीडिया में एक रिपोर्ट ये आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक ज़मीन का सौदा किया और उस ज़मीन की कीमत थी 58 करोड़ रुपया। और जब रॉबर्ट वाड्रा ने इस ज़मीन को खरीदने के लिए चेक सौंपा, उस समय रॉबर्ट वाड्रा के बैंक खाते में या उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं थे। यानी जिस व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख रुपया है, उस व्यक्ति ने 58 करोड़ रुपए की ज़मीन का सौदा कर लिया और उनको चेक भी काट दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस ज़मीन की लिखा पढ़ी होने के बाद जिनको इन्होंने चेक दिया था, उन्होंने कभी वो चेक अपने खाते में लगाया भी नहीं। तो अब आप देखिए ये कैसी धांधली है कि ये चेक देते हैं और कंपनी इनको ज़मीन तो ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन वो चेक कभी नहीं लगाती है। और इनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 1 लाख बैंक में के अकाउंट में है और ये 58 करोड़ की ज़मीन का सौदा कर ले रहे हैं। वाह! ये अगर यही कॉन्फिडेंस देश के हर नागरिकों को रॉबर्ट वाड्रा दे दें तब तो देश का कल्याण ही हो जाए। अगर मीडिया में ही सबूत को पेश करने से कार्रवाई हो जानी चाहिए, तब तो रॉबर्ट वाड्रा पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तब ये कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया जा रहा है झूठे मामले में। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि अगर सच में राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो ये ऐसे सबूतों को या तो निर्वाचन आयोग के सामने रखें, शिकायत करें लिखित रूप से, और या फिर अगर उन्हें निर्वाचन आयोग की कार्रवाई संतुष्टि नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये इनकी केवल हवाबाजी है। ये मीडिया में अपनी हवा बनाना चाहते हैं। और एक बात और भी आप लोग सुनिएगा, अगर राहुल गांधी इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी को कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ेगी,
क्योंकि इसके पहले भी वो कई सारे मामलों को कोर्ट में ले गए हैं और जहां राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी है। इसके पहले राहुल गांधी राफेल की खरीद के सौदे में धांधली का आरोप लगा रहे थे, उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने नरेंद्र मोदी के जी को चौकीदार चोर है कहा, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। इन्होंने सावरकर को माफ़ी वीर कहा था, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। अब एक नया मामला है, इन्होंने ये कहा कि चीन ने हमारी बहुत सारी ज़मीन हड़प ली है। ये मामला भी कोर्ट में गया और संभवतः राहुल गांधी इस पर भी माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये इनका कारनामा है जिसको ये मीडिया में करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि सब गड़बड़ हो रहा है, सब भ्रष्ट है, केवल राहुल गांधी ही एक मसीहा हैं जो देश को बचा सकते हैं। तो ये खोखले दावे हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना मुझे नहीं लग रहा है और खाली ये मीडिया में स्टंट करने का ही एक काम है। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।